कल ये पार्लियामेंट पर भी झंडा फहरा देंगे। ये तो एक अराजकता की ऐसी फॉर्म है जिससे ऐसा ही नहीं है। इसमें तो पुलिस को अगर मान लो कोई ब्रिटिश या दूसरे साम्राज्य होता तो उस वक्त गोली चला दी जाती। जब भारत के पास 23% GDP थी दुनिया की, उस वक्त हमारे यहाँ उमराव जान और गौहर तवायफ जैसी बहुत सारी हुई। ये उसी स्तर की तो तवायफ है जो अंतर्राष्ट्रीय जिसे कह रहे हैं एक सांप बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना। ये है क्या सेलिब्रिटी बता? ऐसी सेलिब्रिटी तो भारत में उमराव जान जैसी बहुत हुई। तब जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद के आधार पर सत्ता पर कब्जा किया वे राष्ट्र प्रेमी हो गए, वे राष्ट्र के निर्माता हुए। आप चाहे औरंगजेब को ले लें, आप अकबर को ले लें, भाई अकबर महान था या महाराणा प्रताप भारत के एक सामान्य जन के लिए यही स्पष्ट कर दें। जिन्हा सुअर खाता था तब भी मुसलमान था। आप कितनी विचित्र बात है, भारत की आज़ादी के बाद एक अशिक्षित आदमी मौलाना आज़ाद भारत का शिक्षा मंत्री हुआ, उसके बाद MC झा। यानी भारत का दुर्भाग्य देखिए, शिक्षा से शिक्षित आदमी कोई शिक्षा का मंत्री नहीं हुआ। जो भारत के उलमाए दीन थे उन्होंने कभी भारत की लड़ाई नहीं लड़ी। वो भारत में सपना देखते थे इस्लामिक साम्राज्य का, चूँकि एक सत्ता खोई हुई सत्ता वो पुनः कैसे स्थापित करेंगे भारत में, वो इसका सपना देखते थे। देवबंद दारुल उलूम का सब बताऊँ, अब सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नहीं लड़े बल्कि इस्लामिक पुनः सत्ता की स्थापना के लिए लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं VK न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और हम बात करने निकले हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे रिलेटेड। हम ये जानने निकले हैं कि क्या वाकई में गाँव में बाकी जगह पर भी किसान उतना ही नाराज़ है जितना कि बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है और दिख रहा है। तो इसी दौर में हमारी मुलाकात हुई शाहिद हुसैन जी से। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ से पढ़े हुए हैं। शाहिद हुसैन साहब PhD स्कॉलर हैं और किसान हैं। बड़ी बात है कि मतलब एक पढ़ा लिखा किसान हमारे साथ है आज। तो शाहिद साहब, स्वागत है आपका VK न्यूज़ में। किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। आप किसानों के साथ है या इस आंदोलन के साथ है? नहीं है तो नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है? किसान आंदोलन की दिशा और दशा दोनों खराब है इस वक्त, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है वो हमारे यहाँ मिलों और सोसाइटी के माध्यम से पहले से ही लागू। फिर वैसे भी जिस व्यवस्था को जब तक कोई चेक ना कर लिया जाए, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, उससे पहले ही आप अपना ज्ञान संवर्धन किए बिना ही उसकी आलोचना करने लगे, ये ठीक नहीं है। किसान स्तर पर अभी किसी भी किसान को आमतौर से ये नहीं पता है कि इस वास्तव में इस बिल का अर्थ क्या है। जिस आप यूनियन के लोगों से देखो, TO DO बाहर के विदेशी जितने बिल हैं उनकी बात करते हैं, जबकि अगर एग्रीकल्चर के हम इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल फ्रेम को देखें, मान लो आप जर्मन को ले लें, जर्मन बहुत पीछे आगे जाके पीछे हट चुका। उसी हिसाब से अगर हम मान लो आज हमारे 67 में हमारी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हुआ, उसके बाद हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। ये रंगनाथन की रिपोर्ट की बार बार बात कर रहे हैं सभी किसान। क्या इस बीच में 40 साल तक कभी किसान को ये रिपोर्ट याद नहीं आई, जिसमें माननीय चौधरी अजीत सिंह भी, शरद पवार, सभी लोग मंत्री रहे। उस बीच में ये बात इसलिए नहीं उठी क्योंकि वो उनके हित की बात थी। ये जो एक कृषि एग्रीकल्चर में जो दलाल पैदा हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो आप मान लो अब एक सुधार के नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक कानून लाई, तो जब तक आप इसे ना देख लें, जब तक आपको इसकी जानकारी ना हो, जब तक इसका अनुभव ना हो जाए, तो पहले से आप अडानी अंबानी साहब पूरा देश बेच दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों के पास के संबंध में होगा, वरना यहाँ 80% लोग तो सिर्फ हैंड टू माउथ हैं। छोटी ज़मीन है, छोटी जोत है, अपने लिए थोड़ा बहुत पैदा करें, उसी में से कर खा लें। ये वास्तव में जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर मरने का संभावना है जो दलाली का काम कर रहे हैं वास्तव में, चाहे वो गन्ने के दलाल हों, अनाज के दलाल हों, धान के दलाल हों, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सिर्फ आपूर्ति हो। इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण यह है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए आप समर्थन में नहीं है आंदोलन के? नहीं, मैं समर्थन और विरोध का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ठीक नहीं है। अच्छा। अभी आप लाल किले की घटना को देखो, एक राष्ट्रीय प्रतीक है लाल किला कोई एक मकान नहीं है, वहाँ आपने दूसरा झंडा फहरा दिया। झंडा एक कपड़ा नहीं है। अगर मैं आप इससे 16वीं शताब्दी में चलें तो हम ये मान लें जिन लोगों ने झंडा फहराया वो इस देश के मालिक हैं। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि इस देश मतलब इन्होंने जानबूझ कर कल ये पार्लियामेंट पर भी झंडा फहरा देंगे। ये तो एक अराजकता की ऐसी फॉर्म है जिससे ऐसा ही नहीं है। इसमें तो पुलिस को अगर मान लो कोई ब्रिटिश या दूसरे साम्राज्य होता तो उस वक्त गोली चला दी जाती। क्या मतलब है एक राष्ट्रीय फ्लैग के बराबर में एक छिक कपड़ा टांग दिया आपने, इसका क्या औचित्य है?
तो इसलिए इस तरह की जो घटनाएं जो किसान यूनियन के या किसी भी किसान के नाम पर आंदोलन की जा रही, स्थापित की जा रही है परंपराएं, कल को आप सुप्रीम कोर्ट पर भी एक झंडा लगा देंगे, उसके गेट पर साहब हमारा झंडा चलेगा, इसका मतलब पूरी व्यवस्था वो हाईजैक करना चाहते हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को अभी मैं नहीं मानता कोई इस बिल के खिलाफ इनका कोई आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन है आज की तारीख में। अच्छा, ये इंटरनेशनल एक प्रोपेगेंडा की भी बात आ रही है, विदेश के कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लग रहे हैं, आपको लगता है इसके पीछे ऐसे साजिश है, ये बनाया जा रहा है? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार बताए जा रहे, जब भारत के पास 23% GDP थी दुनिया की, उस वक्त हमारे यहाँ उमराव जान और गौहर तवाइफ जैसी बहुत सारी हुई, ये उसी स्तर की तो तवाइफ है जो अंतर्राष्ट्रीय जिसे कह रहे हैं। एक सांप बॉडी स्ट्रक्चर दिखाना, ये है क्या सेलिब्रिटी? बता, ऐसी सेलिब्रिटी तो भारत में उमराव जान जैसी बहुत हुई, तब हमारे भारत के पास 23% GDP थी दुनिया की। आज ठीक है हम गरीब हैं किन्हीं कारणों से, तो वही आज इनका क्या उचित है कि वो भारत की आंतरिक राजनीति में बोले? इसका प्रोपेगेंडा आपको लग रहा है क्या? इसके पीछे क्या जो वामपंथी ताकत है जो कहा जा रहा है वो? ये कम्युनिस्ट एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़कर हम, और भारत की पूरी व्यवस्था को इन्होंने एजुकेशन को भी हाईजैक कर रखा। इनका मुख्य केंद्र जैसा यहाँ लगा लें JNU, उधर दक्षिण में उस्मानिया, अलग अलग जगहों पर इनका एक सेंटर बने हुए। उसी मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 21 साल रहा, उस वक्त ये कम्युनिस्ट स्पुतनिका और एक सोवियत भूमि पत्रिका आती थी, उसे बेच कर यहाँ पढ़ते थे, इनकी इतनी हैसियत थी। ये सारे वो जमींदार हैं जो जिनकी इकोनॉमी स्कैटर्ड होगी, इकोनॉमी बर्बाद होगी, अब ये कम्युनिस्ट हो गए। अच्छा, ये आप चूंकि PhD स्कॉलर भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, शिक्षा सुधार की भी बात हो रही देश में, अब उसके खिलाफ अभी मतलब शुरू हो गई है और उसके खिलाफ विरोध की बातें शुरू हो गई। नहीं, जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो तो ठीक नहीं है, मतलब जैसे नया सुधार कृषि सुधार आया वो ठीक नहीं है, नई शिक्षा नीति आई वो ठीक नहीं है। तो क्या लगता है आपको पीछे, जो आपने भी शिक्षा नीति जो नई सुधार आ रही है उस पर आपने भी कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा? भारत के इतिहास लेखन की बड़ी विचित्र स्थिति, जब यहाँ RC मजूमदार आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास के लेखन के अध्यक्ष बनाए गए, तो सबसे पहले दर्द हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये तो एक भारत का यथार्थवादी इतिहास लेखन का काम चल रहा, तो लोग ये जानेंगे कि भारत भी कुछ था, इंडिया दैट वाज वंडर। लेकिन वो नहीं चाहते थे भारत की कोई ऐसी छवि बने। उसके बाद एक दलाल लाया गया प्रोफेसर ताराचंद, उसने भारत का इतिहास लिखा। अब आप कितनी विचित्र बात है, जिन लोगों ने भारत में आतंकवाद के आधार पर सत्ता पर कब्जा किया, वे राष्ट्र प्रेमी हो गए, वे राष्ट्र के निर्माता हुए। आप चाहे औरंगजेब को ले लें, आप अकबर को ले लें, भाई अकबर महान था या महाराणा प्रताप, भारत के एक सामान्य जन के लिए यही स्पष्ट कर दें। एक तरफ मान लो आपसे पूछा जाए भाई महाराणा प्रताप के आप प्रशंसक हैं या अकबर के, अरे अकबर एक आक्रांता था, भारत में विदेशी के रूप में आए और सत्ता पर काबिज हुए। आज अकबर को हम महान बता रहे, महाराणा प्रताप को का कोई इतिहास में कोई ऐसा लेखन ही नहीं है। वो जबकि कम साधनों के इतनी बड़ी सत्ता के खिलाफ वो कम साधनों में लड़ा। तो इतिहास का लेखन एक कला, आज अगर सरकार उस इतिहास लेखन की प्रक्रिया को बदल ली तो बिल्कुल ठीक कर रही। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ही आपको गड़बड़ी लगती है? शिक्षा व्यवस्था, आप कितनी विचित्र बात है, भारत की आज़ादी के बाद एक अशिक्षित आदमी मौलाना आज़ाद भारत का शिक्षा मंत्री हुआ, उसके बाद MC झा, यानी भारत का दुर्भाग्य देखिए, शिक्षा से शिक्षित आदमी कोई शिक्षा का मंत्री नहीं हुआ। ऐसे ही रक्षा मंत्री जितने हुए ये दूसरी बैकग्राउंड के हुए, अमेरिका में देख लें आप, वो हमेशा सैनिक बैकग्राउंड का होगा। सैनिक बैकग्राउंड में ऐसा थोड़े सारे मूर्ख हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं। तो भारत का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का शिक्षा मंत्री ही पहला अनपढ़ था। शिक्षा मंत्री, अच्छा आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए, वहाँ एक बड़ा विवाद चलता है, अभी भी टंगी हुई है, जिन्ना जी की फोटो टंगी हुई है वहाँ पे, और वो वहाँ के छात्र कहते नहीं भैया इनको तो यहीं रहना चाहिए, जबकि वो तो उधर देश लेके चले गए थे। तो इस विवाद पर आप क्या कहेंगे? जिन्ना बड़ा विवादित चरित्र, जिन्ना सुअर खाता था तब भी मुसलमान था, उसके इस जीवन के अगर हम एक पक्ष को देखें तो हिंदू और मुसलमान होना इस देश की पूरी व्यवस्था का बड़ा विचित्र पहलू। मोहम्मद अली जिन्ना जिसका जीवन विवादित शुरू से रहा, उसी ने इस देश का बंटवारा किया। वो जाकर पाकिस्तान में कायदे आजम हो गया, सारे मुसलमान उसे उनकी एक लाइक माइंडेड की एक बहुत अच्छा नेता था, और सुअर खाता था। वो खुद स्वीकार करता है, मैं बर्गर खाता हूँ रोजाना सुअर का। तो ये मान्यता बड़ी विचित्र। जो भारत के उलमाए दीन थे, उन्होंने कभी भारत की लड़ाई नहीं लड़ी। वो भारत में सपना देखते थे इस्लामिक साम्राज्य का, चूंकि एक सत्ता खोई हुई सत्ता वो पुनः कैसे स्थापित करेंगे भारत में, वो इसका सपना देखते थे। देवबंद दारुल उलूम का सब बताऊँ, आप सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें,
ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि इस्लामिक पुनः सत्ता की स्थापना के लिए लड़े। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो जिन्ना साहब की जो तस्वीर है वो उतर जानी चाहिए अभी। जिन्ना साहब की पाकिस्तान की तस्वीर टोपी में, मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने आज तक जीवन भर टोपी में नहीं देखा। रही भारत में जिन्ना का क्या महत्व, ये सब जानते हैं। भारत के विनाश और 6 लाख लोगों का, इस पर बहुत सारे विवाद है, 2 लाख लोग मरे या 6 लाख लोग, उनका जिम्मेदारी है जिन्ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो शाहिद हुसैन साहब ने बहुत कई बातें बताई हमें, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, और एक किसान भी है तो किसान आंदोलन पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उमाकांत उपाध्याय के साथ सुनील राउत, वीके न्यूज़।